जादुई घर। एक हेमपुर नाम का गांव था। उस गांव में चुन्नू लाल नाम का एक बुढ़ा व्यक्ति रहता था। वो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उससे कोई काम नहीं हो पाता था। गांव के लोग उसे ऐसी स्थिति में देखते थे तो मदद करने के लिए खुद ही आ जाया करते थे। उसके दो बेटे थे। पहले का नाम जितेंद्र और दूसरे बेटे का नाम राजकुमार था। लेकिन दोनों बेटे शहर में रहते थे। उन्हें ये ख्याल भी नहीं था कि उन लोगों के पिता कहाँ है, कैसी स्थिति में है। गांव के सभी लोग चुन्नू लाल के बेटों को मन ही मन बहुत बुरा भला कहते थे। कैसे उन दोनों ने अपने पिता को अकेले छोड़ दिया है और खुद शहर जाकर रह रहे हैं। चुन्नू लाल भी इन सब चीजों से दुखी रहता था। जब उसे समय मिलता था वो खत लिखने बैठ जाया करता था। उसकी हाथें भी नहीं चलती थी, फिर भी कैसे भी करके खत लिख लिया करता था और गांव के ही किसी व्यक्ति को खत डालने के लिए दे दिया करता था। बहुत साल बीत गए। अब चुन्नू लाल और भी बुढ़ा हो गया। अब वो चाह कर भी खत नहीं लिख पाता, ना ही उसके बेटों का खत कभी उसके पास आता था। वो समझ गया कि उसके बेटों ने आज तक एक भी खत नहीं भेजा। ये सब सोचकर चुन्नू लाल मन ही मन बहुत दुखी होता था। एक दिन चुन्नू लाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के सभी लोग चुन्नू लाल को देखने आने लगे। चुन्नू लाल का अंतिम समय आ चुका था। उसी दिन चुन्नू लाल की मृत्यु हो गई। कुछ महीने बीत गए। फिर सभी गांव वालों ने सोचा चुन्नू लाल के बेटों तक ये खबर पहुंचा देनी चाहिए। उन्होंने भी एक खत लिखा और उसे चुन्नू लाल के बेटों तक पहुंचाने के लिए भेज दिया। इस बार चुन्नू लाल के दोनों बेटे गांव पहुंचे। उन लोगों ने सारी जानकारी गांव वालों से प्राप्त की। सभी गांव वालों ने उनको बहुत सुनाया। वो दोनों सोचे अब जल्दी जल्दी यहाँ जितने भी चीज हैं उसे बेच देते हैं, फिर शहर जाते हैं। राजकुमार ने कहा, भैया देख लेते हैं आखिर उन्होंने क्या छोड़ा है हमारे लिए, कुछ है भी या नहीं। वो दोनों घर के अंदर गए और अच्छे से सभी चीजों को देखे। फिर जितेंद्र ने कहा, अरे इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ कचरा। सिर्फ ये घर है, इसे बेच देते हैं और चलते हैं यहाँ से। फिर राजकुमार ने कहा, हाँ भैया यही सही रहेगा, लेकिन एक बार गांव वालों से भी पूछ लेते हैं, कहीं कोई और भी चीज हो जो पिताजी छोड़ गए होंगे। राजकुमार और जितेंद्र गांव वालों से बात करने गए। बातों बातों में ही गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि चुन्नू लाल जी ने एक और घर खरीदा था पास में ही। ये सोचकर कि अगर शहर से मेरे बेटे आएंगे तो कहाँ रहेंगे। राजकुमार और जितेंद्र ये सुनकर थोड़े खुश हुए, लेकिन फिर उन लोगों ने पूछा, कहाँ है घर। उस व्यक्ति ने उन लोगों को पता बता दिया। जब दोनों उस घर तक पहुंचे तब उन लोगों ने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उन लोगों ने ताला तोड़ दिया, फिर अंदर चले गए। जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर गए वो बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि वो घर दिखने में बहुत आलीशान घर दिख रहा था। वो दोनों घर के थोड़े और अंदर गए। अंदर जाते ही चारों ओर अंधेरा हो गया। फिर थोड़ी ही देर बाद चारों ओर रोशनी हो गई और अब वो लोग अपने सामने एक खूबसूरत सी दुनिया देख रहे थे। वो घर एक जादुई दुनिया में बदल गया था। राजकुमार और जितेंद्र दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जितेंद्र ने कहा, राजकुमार तुम बाहर जाकर देख कर आओ, बाहर से ये जादुई घर कैसा लग रहा है। तुरंत राजकुमार बाहर आया।
बाहर से घर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि पहले था, एक आम घर की तरह। राजकुमार अंदर आया और बोला, भैया, बाहर से ये घर वैसा ही दिख रहा है जैसा हम लोगों ने देखा था। अब दोनों बैठे और कुछ कुछ चीजें बोलने लगे जो उनको चाहिए थी। उन लोगों ने कुछ खाने का सामान मांगा तो खाने का सामान उन लोगों के सामने आ गया। ऐसे ही करके वो जो भी मांगते थे वो सारी चीजें उनके सामने आ जाया करती थी। उन्हें तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये सब सच्चाई है। अब उन लोगों ने सोचा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा समय इसी जादुई घर में बिताएंगे। राजकुमार ने कहा, भैया, हम सोचते थे कि पिताजी के पास कुछ भी नहीं है हमें देने के लिए, लेकिन ये देखिए, उन्होंने हमें कितना बड़ा और चमत्कारी तोहफा दिया। हाँ राजकुमार, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत दिन बीत चुके थे। वो दोनों उसी जादुई घर में थे। फिर कुछ दिनों के बाद वो लोग उस घर से बाहर निकल आए और अपना कुछ काम करके फिर अंदर चले गए। अब वो लोग यही किया करते थे। कोई जरूरी काम होता तो निकलते थे, नहीं तो उसी जादुई घर में रहा करते थे। बहुत महीने बीत गए। वो दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। आधी रात हो रही थी। तभी चुन्नू लाल की आत्मा जितेंद्र और राजकुमार के सामने आई। फिर चुन्नू लाल ने कहा, क्यों बेटा, कैसे हो तुम लोग? ये सुनकर चुन्नू लाल के दोनों बेटों की आंखें खुल गई। पिताजी, आप यहाँ कैसे? मैं जब जीवित था, तुम दोनों में से एक भी मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने ना जाने कितने खत तुम लोगों को भेजे थे, और अब जब मेरी मृत्यु हो गई है, तब तुम लोग मेरे सामानों को बेचने के लिए यहाँ आए हो। मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर। तुम लोगों की सजा यही है कि आज से तुम लोगों को कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। मैं इस घर को एक आम घर बनाता हूँ। आज से ये घर जादुई घर नहीं। इतना कहकर चुन्नू लाल की आत्मा गायब हो गई। जितेंद्र और राजकुमार ने देखा कि वो घर सच में एक आम घर बन चुका था। ये क्या कर दिया पिताजी? आपने इतनी अनमोल चीज हमसे छीन ली। अब कौन रहेगा यहाँ? चलो यहाँ से। वो लोग अपने पिता की आत्मा को देखकर बहुत डर गए थे, इसलिए उन लोगों ने दोनों घर को वैसी ही छोड़ दिया और वापस शहर चले गए। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था, उसका नाम बिरजू था। वह अपनी पीठ पर एक बोरी और हाथ में एक लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। काफी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो दिखने में बहुत ही अजीब सी थी। बिरजू थोड़ा डर गया। तभी वह बूढ़ी औरत उसके पास आई और उसने उससे पूछा, क्या तुम काम की खोज में हो? तब बिरजू ने बताया, नहीं, मैं तो जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ और उनको बाजार में बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम पढ़ना लिखना जानते हो? बिरजू ने कहा, हाँ। वह बूढ़ी औरत बोली, तब तुम रहने दो। मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेहनती हो, ईमानदार हो और उसे पढ़ना लिखना ना आता हो। बिरजू चालाकी से बोला, ओ, आपने पढ़ना लिखना कहा था? मुझे तो लगा कि आपने लड़ना झगड़ना कहा था। पढ़ना लिखना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। उसने कहा, तुम मेरे यहाँ काम करोगे? क्या काम करना होगा? मुझे अच्छे पैसे चाहिए जिससे मैं अपनी माँ बाप की मदद कर सकूं। मैं तुम्हें रोज के 50 रुपए दूंगी। बिरजू खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने जानबूझकर अपनी पढ़ाई लिखाई की बात छुपा ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये बुढ़िया जान जाएगी कि वह पढ़ा लिखा है तो वह उसे काम पर नहीं रखेगी। उसने सोचा, चलकर देखता हूँ कि काम कैसा है जिसमें पढ़ाई लिखाई का होना भी अवगुण है। बुढ़िया ने उसको अपने पीछे आने का इशारा किया। बिरजू उसके पीछे पीछे जाने लगा।
जंगल में बहुत दूर जाकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ी हवेली है और उस हवेली के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। बिरजू हवेली के अंदर चला गया। पहले तो बुढ़िया ने बिरजू से कहा कि अपना सामान रख दो और जाकर नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। फिर बुढ़िया ने उसको भर पेट भोजन कराया। बिरजू बहुत खुश हुआ कि चलो यहाँ रहने और खाने का इंतजाम हो गया और रोज के 50 रुपए भी मिलेंगे। देखें क्या काम करना होता है। 1 घंटे बाद बुढ़िया उसको एक हॉल में ले गई। उसके चारों तरफ रैक्स बने हुए थे और उस पर जादू की किताबें रखी हुई थी। बिरजू को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई जादूगरनी है जो इन किताबों से जादू करना सीखती है। इसीलिए इसको एक ऐसा आदमी चाहिए जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो। बिरजू ने सोचा चलो मुझे जितने दिन भी नाटक करना पड़ेगा मैं कर लूंगा। उसने जादूगरनी से पूछा, आप बताइए मुझे काम क्या करना है। जादूगरनी ने उसको एक इनाम दस्ता दिया और बहुत सारे छोटे छोटे बीज लाकर दिए और कहा इन सबको कूट कर इनका चूरन बनाना है। इसके बाद उसको अलग अलग डिब्बों में भरना है। बिरजू ने वैसा ही किया। बिरजू ने 1 घंटे के अंदर सारा चूरन बनाकर डिब्बों में भर दिया। तब फिर बुढ़िया ने कहा अब तुम इस पूरे कमरे की सफाई कर दो। ये कहकर वे बाहर चली गई। इसके बाद बिरजू ने पूरे कमरे को अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर चमका दिया। बिरजू चुपके चुपके उन किताबों की तरफ एक नजर देख लेता था जिनमें जादू की विधि लिखी हुई थी। अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उसको कब मौका लगेगा और वह इन किताबों से कुछ पढ़कर सीख लेगा। धीरे धीरे उसने जादूगरनी का सारा काम संभाल लिया। अब वह जादूगरनी के हर काम में उसकी मदद करता था। वह छुप छुप कर देखता कि कैसे पल भर में किसी चूहे को तोता बना देती है और किसी मक्खी को बिल्ली, यहाँ तक कि वे खुद को भी किसी आदमी के रूप में बदल लेती। कभी कभी बिरजू को बहुत डर भी लगता, फिर भी वे उस जादूगरनी की हवेली में काम करता रहा। जब वह सो जाती और खर्राटे लेने लगती तब वह चुपके से जाता और एक मोमबत्ती जलाकर उस हॉल में बैठकर कई किताब निकालकर चुपके चुपके पढ़ता। बिरजू बहुत होशियार था। धीरे धीरे उसने बहुत कुछ सीख लिया। वहाँ रहते रहते उसे काफी दिन बीत गए। अब वह समझ चुका था कि ये जादूगरनी बहुत खतरनाक है। ये बेकसूर लोगों और बेगुनाह जीवों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके लिए ये मुझसे सारी मदद लेती है। जब जादूगरनी को बिरजू के ऊपर पूरा भरोसा हो गया और वह ये समझ गई कि इसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, तब आश्वस्त होकर बिरजू से बोली 2-4 दिन के लिए मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ और तुम सारी चीजों का ध्यान रखना और ये ध्यान रखना कि इस हवेली में, इस हॉल में कोई भी जानवर या इंसान ना जाने पाए। बिरजू ने कहा ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद जादूगरनी वहाँ से चली गई। बिरजू तो इसी मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसके जाने के बाद वह झट से हॉल में गया और वहाँ से उसने 2-4 किताबें उतारी और उनको पढ़ने लगा। पढ़कर वे सारे जादू जान गया जिसकी उसे जरूरत थी, क्योंकि वे अक्सर छुप छुप कर किताबें पढ़ता था लेकिन कभी भी पूरा नहीं पढ़ पाता। अब बिरजू ये भी जान गया कि किस तरह से जादूगरनी को खत्म करना है। लगभग 8 घंटे बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब तो बिरजू की गिग्गी बंद गई। वह सोचने लगा कि कौन आया है। उसने जल्दी जल्दी हॉल का कमरा बंद किया और गेट खोला तो देखा सामने जादूगरनी खड़ी थी। जादूगरनी उसे अग्रेय नेत्रों से देख रही थी। वह समझ गया कि इसको सब कुछ पता चल गया है। अब तो इतना जादू उसको भी आ गया था कि उसने अपने आप को तुरंत एक तोता बना दिया और उड़ते उड़ते पेड़ की टहनियों में सबसे ऊपर बैठ गया। और जैसे ही उसने देखा कि जादूगरनी ने उसको देख लिया है, वह आकाश में उड़ने लगी। पलक झपकते ही जादूगरनी एक कौवा बनकर उसका पीछा करने लगी। धीरे धीरे बिरजू एक नदी के पास उतरा। उसने मेंढक बनकर नदी में छलांग लगा दी। जादूगरनी बड़ी मछली बनकर उनके पीछे पीछे पानी में तैरने लगी। बिरजू ने अपने आप को बगुला बना दिया। तब जादूगरनी ने हड़बड़ाहट में मछली वाला जादू फिर से चला दिया और बिरजू ने झट से मछली बनी जादूगरनी के ऊपर अपनी चोंच मारी और उसको निगल गया। इसके बाद वह उड़ता हुआ नदी के बाहर निकला
अब वह अपने असली रूप में आना चाहता था, लेकिन वह जादू तो काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसको याद आया इसके लिए उसे फिर से किताब पढ़नी पड़ेगी और वो उड़ता हुआ हवेली की तरफ भागा। वहाँ जाकर उसने चैन की सांस ली। वह झटपट रोशनदान से हॉल में घुस गया और किताब के पन्ने देखने लगा। किताब तो खुली ही थी। तुरंत उसको जादू मिल गया। उसने मंत्र पढ़ा और अपने असली रूप में वापस आ गया। बिरजू ने एक लंबी सांस ली। वह सोचने लगा, अब इस पूरी हवेली और इस जादू नगरी का मालिक मैं खुद हूँ। अब वह जादूगरनी किसी भले इंसान या किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। मैं आराम से बैठकर सारी किताबें पढ़ लूंगा और देखूंगा कि जादू से किस किस का भला कर सकता हूँ। बिरजू अपने परिवार को भी अपने पास ले आया। बाकी जीवन दूसरों का भला करने में लगा दिया।